पिछली क्लास में हमने प्रधानमंत्री से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधान और प्रधानमंत्री के कार्य एवं शक्तियों पर चर्चा की थी। इस क्लास में हम प्रधानमंत्री के कार्यकाल और कौन-कौन से प्रधानमंत्री भारत में रहे हैं, उन पर चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्रियों के द्वारा क्या-क्या महत्वपूर्ण काम अपने कार्यकाल में किए गए थे, उन पर हम संक्षिप्त इसमें चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भारत में कौन-कौन प्रधानमंत्री रहे हैं, उनका कार्यकाल क्या रहा है और उनके द्वारा कौन-कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं, किसके प्रति विश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है, किसके प्रति अविश्वास मत पारित हुआ है, किसको इस्तीफा देना पड़ा। ये सारी चीज़ें इस क्लास में हम जानेंगे और इसके साथ ही हम इसमें पीएमओ के बारे में भी थोड़ा-सा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं भारत में कौन-कौन प्रधानमंत्री रहे हैं। कई बार इनका कार्यकाल पूछा जाता है, कई बार क्रम भी पूछ लिया जाता है कि कौन प्रधानमंत्री कब रहा। इनका याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूँ, उस लाइन को आप याद कर लीजिए और इससे हम प्रधानमंत्रियों के नाम निकाल लेंगे। तो देखो, जो लाइन है वो ये याद रख सकते हो आप, जय ला जलाई मोच ईरा विच राव और ए दे ई अमन न। ये भारत के प्रधानमंत्रियों से संबंधित एक लाइन है। इस लाइन से हम प्रधानमंत्रियों का नाम निकालने का प्रयास करेंगे। ये प्रधानमंत्रियों के रहने का क्रम भी है और फिर हम कार्यकाल की बात करेंगे। तो पहला, जैसे यहाँ पे जय लिखा हुआ है, तो जय का मतलब जवाहरलाल नेहरू। पहले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? जवाहरलाल नेहरू। दूसरे प्रधानमंत्री ला है, ला का मतलब क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री। तीसरे प्रधानमंत्री ई है, इसका मतलब इंदिरा गांधी। तीसरे प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। और उसके बाद में क्या है? मो है, तो मो का मतलब है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और इसके बाद में च है, तो च का मतलब है चरण सिंह। चरण सिंह। फिर आता है ई, तो ई का मतलब वापिस इंदिरा गांधी थी। और रा आता है इसके बाद में, तो रा का मतलब क्या है? राजीव गांधी। इंदिरा गांधी के बाद में कौन रहे हैं? राजीव गांधी। और उसके बाद में है वी। वी का मतलब है वीपी सिंह। वी का मतलब अगले प्रधानमंत्री कौन रहे हैं? वीपी सिंह। वी का मतलब अगले पीएम रहे हैं वीपी सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह। फिर आता है च का मतलब चंद्रशेखर। च का मतलब चंद्रशेखर। और फिर आता है रा। राव का मतलब पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। और फिर आता है एदेई। ए का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। ए का मतलब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और उसके बाद में दे का मतलब देवेगौड़ा। दे का मतलब कौन रहे थे? देवेगौड़ा। और उसके बाद में आता है ई का मतलब इंद्र कुमार गुजराल। ई का मतलब इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और उसके बाद में आता है ए मैं न। ए का मतलब फिर अटल बिहारी वाजपेयी। ए का मतलब फिर अटल बिहारी वाजपेयी। और फिर आता है मैं न, तो मैं का मतलब क्या हो जाता है? मनमोहन सिंह। मैं का मतलब मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह।
और फिर आता है न, तो न का मतलब कौन हो गए? नरेंद्र मोदी। ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनको आप इस लाइन से याद रख सकते हो। लाइन क्या है? जलाई जलाई मौज इराविच राव अदई अमन। मैंने तो इसी से याद किया, आप भी आराम से याद कर सकते हो। तो पहला तो ये क्रम हो गया। अब दूसरी बात देखेंगे हम इनका कार्यकाल, कि कौन सा प्रधानमंत्री कब रहा है, किसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है, किस प्रधानमंत्री के काल में आपातकाल लगा था, किस प्रधानमंत्री के काल में अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ, किसने विश्वास मत पारित नहीं, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में विश्वास मत पर हार मिली। ये सारी चीज़ों की हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की। मैं समझता हूँ आप इस लाइन से इनको आराम से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की। प्रथम भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे? 16 अगस्त 1947 को ही बन गए थे जब भारत आज़ाद हुआ था। तो अगस्त 1947 से ये रहे थे 1964 तक। 27 मई 1964 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री रहे थे, और ये भारत के प्रथम विदेश मंत्री भी रहे हैं। प्रथम प्रधानमंत्री हैं और प्रथम विदेश मंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। और सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू का रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल, लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। इसके बाद में और महत्वपूर्ण कौन सी जानकारियां इनसे संबंधित? इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, पद पर रहते हुए मृत्यु। तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई, तो इनकी जगह प्रधानमंत्री कौन बना था? इनकी जगह है गुलजारी लाल नंदा को कार्यकारी प्रधानमंत्री बनाया गया था। जब 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी तो इनकी जगह कार्यकारी प्रधानमंत्री किसको बनाया था? गुलजारी लाल नंदा को। कार्यकारी पीएम कौन बना था? गुलजारी लाल नंदा बने थे। याद रह जाएगी बात, गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। और उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पहली बार भारत में युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा था। वो आपातकाल किस लिए लगा? क्योंकि चीन ने उत्तरी पूर्वी भारत पर आक्रमण कर दिया था, जिसको हम नेफा बोलते हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको आजकल हम अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं। वहां पे चीन के द्वारा आक्रमण किया गया था। इसलिए 1962 में भारत में पहली बार युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर आपातकाल लगा था। यानी बाह्य आपातकाल पहली बार नेहरू के काल में लगा था। और नेहरू के काल में पहली बार नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। नेहरू के विरुद्ध पहली बार प्रथम अविश्वास किसके विरुद्ध आया था? प्रथम बार अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध आया था? नेहरू के विरुद्ध। तो प्रथम अविश्वास प्रस्ताव नेहरू के विरुद्ध 1963 में आया था। और ये अविश्वास प्रस्ताव कौन लेके आया था? जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी के द्वारा नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पहली बार लाया गया था। अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव दो प्रस्ताव होते हैं। इनकी हम जानकारी थोड़ी सी कर लेते हैं क्योंकि बार बार ये शब्द आएगा। तो पहले देखो, विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा कर लेते हैं। एक तो होता है अविश्वास प्रस्ताव और दूसरा होता है विश्वास प्रस्ताव। तो ये दोनों क्या होते हैं? देखो, न तो अविश्वास प्रस्ताव और न ही विश्वास प्रस्ताव, दोनों का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है। पहली बात तो ये हो गई, संविधान में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या विश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। पहली बात हो गई।
अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संसद के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमों में दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ है? संविधान में तो नहीं है, इनका उल्लेख संविधान में नहीं है और न विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में है। इसका मतलब दोनों का उल्लेख संविधान में नहीं है। अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख कहाँ है? लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में, लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में दिया हुआ है। लोकसभा का संचालन करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उन नियमों में अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख किया गया है। और दूसरी बात है कि अविश्वास प्रस्ताव और विश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाए जा सकते हैं। कहाँ ला जा सकते हैं? केवल लोकसभा में। ठीक है, ये भी लोकसभा में आता है, ये भी लोकसभा में आता है। और जो विश्वास प्रस्ताव है उसका उल्लेख न तो संविधान में है और न इसका उल्लेख लोकसभा के प्रक्रिया नियमों में है। यानी विश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में भी नहीं है और लोकसभा की प्रक्रिया और नियमों में भी नहीं है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद में देखें, अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा लाया जाता है? हमेशा विपक्ष के द्वारा। और विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से लाया जाता है। ये हमेशा कौन लाता है? सत्ता पक्ष, जिसके हाथ में सरकार की बागडोर है, वो विश्वास प्रस्ताव लाता है। अब ये होते क्या है? देखो, अविश्वास प्रस्ताव का मतलब होता है जो विपक्षी दल के सदस्य होते हैं वो मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ये प्रस्ताव लाते हैं लोकसभा में कि इस मंत्रिपरिषद के पास बहुमत नहीं है, तो फिर क्या करवाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष वोटिंग करवाते हैं। और अगर विश्वास प्रस्ताव जो विपक्ष के द्वारा लाया जा रहा है वो पारित हो जाता है, यानी सरकार के विरुद्ध में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। विपक्ष ये कहता है कि भाई सरकार के पास बहुमत नहीं है, और विपक्ष जब भी अविश्वास प्रस्ताव पर जब वोटिंग होती है और अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में ज्यादा वोट पड़ जाते हैं, यानी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा लाया जाएगा। विश्वास प्रस्ताव कौन लाता है? विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष लाता है, यानी जिस दल ने सरकार बनाई हुई है उस दल के मंत्रिपरिषद के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। ज्यों ही चुनाव के बाद में नई सरकार बनती है तो राष्ट्रपति के द्वारा उनको निर्देश दिया जा सकता है कि आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करें, लोकसभा में अपना विश्वास प्रस्ताव लेके आएं। तो विश्वास प्रस्ताव लेने का मतलब है कि उनको ये दिखाना पड़ता है कि लोकसभा में हमारे पास बहुमत है। तो विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा आता है, जिसने सरकार बनाई है उसके द्वारा लाया जाता है, और इसके माध्यम से वो ये दिखाते हैं कि हमारे पास सरकार बनाने लायक बहुमत है। और अगर विश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, विश्वास प्रस्ताव पारित होने पर क्या होता है? सरकार बनी रहती है। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर सरकार गिर जाती है, सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा विपक्ष के द्वारा आएगा, विश्वास प्रस्ताव हमेशा सत्ता पक्ष के द्वारा आता है। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं अपन नेहरू जी वाली। तो पहली बार नेहरू जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। जेबी कृपलानी ने कहा कि नेहरू के पास लोकसभा में बहुमत नहीं है, लेकिन ये अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था क्योंकि नेहरू के पास बहुमत था। ठीक है, तो पहली बार अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पे आया था। तो नेहरू जी के बारे में बहुत सारी जानकारियां ये भी आपको पता होनी चाहिए। भारतीय विदेश नीति को भी नेहरू ने ही आकार दिया था, भारतीय विदेश नीति को नेहरू ने स्थापित किया था। इसको हम अगले जो पार्ट हैं विदेश नीति वाला उसमें चर्चा करेंगे। जैसे पंचशील समझौता नेहरू ने किया था। तो ये सारी बातें नेहरू जी से जुड़ी हुई हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है। इसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री। दूसरे हमारे प्रधानमंत्री हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। नेहरू की मृत्यु के बाद में 1964 में ये भारत के प्रधानमंत्री बने थे और ये 1966 तक अपने पद पे रहे थे।
2 साल लगभग इनका कार्यकाल रहा था और इनकी भी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई थी। तो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त करने वाले दूसरे भारत के प्रधानमंत्री थे। पहले तो कौन थे? नेहरू, और दूसरे कौन थे? जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री। जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी जगह भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया था और कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि गुलजारी लाल नंदा उस समय मंत्रिमंडल में सबसे वरिष्ठतम सदस्य थे। तो उस समय परंपरा यही थी कि जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनेगा। ये कहीं लिखित नियम नहीं है, सिर्फ परंपरा थी। इसको जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी तो इसको तोड़ दिया गया और राजीव गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण इनके कार्यकाल में घटना हुई थी, इनके कार्यकाल में भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता हुआ था। भारत और पाकिस्तान के मध्य 1966 में 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में समझौता हुआ था और ये सोवियत संघ के प्रधानमंत्री थे कोशिनोजन, उनकी मध्यस्थता के द्वारा हुआ था। कोशिनोजन की मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? ताशकंद समझौता हुआ था। और उसी रात को लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मृत्यु हो गई थी। तो लाल बहादुर शास्त्री से संबंधित ये 2 महत्वपूर्ण बातें हैं और इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा दिया था। उसके बाद में तीसरे प्रधानमंत्री आते हैं इंदिरा गांधी। तीसरी प्रधानमंत्री आती है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री बनी थी 1966 में और इसके बाद में इनका कार्यकाल रहा था 1977 तक। लगभग 11 साल तक ये लगातार भारत की प्रधानमंत्री रही थी। इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। प्रथम महिला प्रधानमंत्री, प्रथम महिला प्रधानमंत्री रही थी और इनके कार्यकाल में दूसरी बार आपातकाल लगा था। दूसरी बार बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर आपातकाल लगा था। युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर 1971 में 1971 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध के कारण आपातकाल दूसरी बार लगा था और इंदिरा गांधी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए थे इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान, जिसमें इन्होंने बांग्लादेश को मुक्ति दिलाई थी, बांग्लादेश को आज़ाद करवाया था, बांग्लादेश की मुक्ति करवाई थी और भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रिवी पर्स की समाप्ति की थी। प्रिवी पर्स क्या होते हैं? राजा महाराजाओं को दिए जाने वाले पेंशन थी, इसकी समाप्ति कर दी। 26वें संविधान संशोधन के द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण का मतलब बैंक पहले निजी हाथों में थे और अनुच्छेद 39BC को लागू करने के लिए, DPSP को लागू करने के लिए बैंक सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। और इंदिरा गांधी ने 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण भी किया था। प्रथम परमाणु परीक्षण, इस कार्यकाल के दौरान इन्होंने प्रथम परमाणु परीक्षण भी। और 1966 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, इस समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी। कहाँ की सदस्य थी? राज्यसभा की। तो राज्यसभा से पहली बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ? इंदिरा गांधी को प्राप्त हुआ था। इस कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी, इस कार्यकाल के दौरान ही 1971 में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, इनके मध्य शिमला समझौता हुआ था। भुट्टो के मध्य कौन सा समझौता हुआ था? शिमला समझौता।
जो भारत और पाकिस्तान के मध्य 1971 में हुआ था, वो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही हुआ था। और इंदिरा गांधी के इसी कार्यकाल में यानी 25 जून 1975 को 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर क्या लगाया गया था? आंतरिक आपातकाल। आंतरिक अशांति के आधार पर क्या लगाया गया था? आंतरिक आपातकाल लगाया था। आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में आंतरिक आपातकाल लगाया गया था। तो पहली बार भारत में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी के टाइम में लगा था। उसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई मोरारजी देसाई लगभग 2 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे, 1977 से 1979 तक। ये प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। और ये कौन सी पार्टी से संबंधित थे? जनता पार्टी से। उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री बने थे वो सारे कांग्रेस से संबंधित थे। और ये कौन सी पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे? जनता पार्टी से प्रधानमंत्री बने थे। आपातकाल के बाद में 4-5 छोटी छोटी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी का गठन किया था जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में। और उस पार्टी को 1977 के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। और इनके कार्यकाल में 2 उप प्रधानमंत्रियों की भी नियुक्ति की गई थी। इससे पहले इंदिरा गांधी के काल में भी उप प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी, जब इंदिरा गांधी के काल में मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया था। इंदिरा गांधी के साथ उप प्रधानमंत्री कौन बने थे? 1967 में मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई से पहले 1947 में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल, जो नेहरू के कार्यकाल में थे। तो पहले भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे वल्लभ भाई पटेल। दूसरे भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे इंदिरा गांधी के काल में मोरारजी भाई देसाई। और फिर तीसरी बार उप प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई के काल में 2 उप प्रधानमंत्री थे। 2 उप प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? एक तो जगजीवन राम और दूसरे चौधरी चरण सिंह। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में होना चाहिए। मोरारजी देसाई के द्वारा असली गुटनिरपेक्षता की नीति की बात की गई थी। इन्होंने कहा कि हम असली गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। असली गुटनिरपेक्षता की नीति का मतलब देखो क्या है, इसको हम विदेश नीति वाले पार्ट में भी पढ़ेंगे। भाई, भारत जब आज़ाद हुआ था तो भारत ने विश्व में 2 गुट उस समय बने हुए थे, एक अमेरिका का गुट, एक ब्रिटेन का, दूसरा सोवियत संघ का गुट। भारत ने दोनों में किसी भी गुट में शामिल होने से मना कर दिया था। भारत ने कहा कि हम गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाएंगे। नेहरू के द्वारा गुटनिरपेक्ष नीति का निर्माण किया गया था, गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का निर्माण किया गया था। मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो इन्होंने कहा कि भाई भारत का झुकाव ज्यादा सोवियत संघ की तरफ है, तो हम इसको बैलेंस करेंगे। हम न तो सोवियत संघ की तरफ ज्यादा झुकाव रखेंगे, न अमेरिका की तरफ ज्यादा झुकाव रखेंगे। हम असली गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाएंगे। तो इनके द्वारा ये गुटनिरपेक्षता की नीति की बात की गई थी। और मोरारजी देसाई सबसे ज्यादा उम्र में, सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे। सबसे ज्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा उम्र इनकी जब प्रधानमंत्री बने थे तब इनकी थी। और मोरारजी देसाई के द्वारा पहली बार और भारत में पहली बार प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था और अविश्वास प्रस्ताव के वोटिंग होने से पहले ही इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अभी तक भारत में
28 बार अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं, लेकिन एक भी बार अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था। मोरारजी देसाई के सामने जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, मोरारजी देसाई के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होने से पहले ही मोरारजी भाई देसाई ने इस्तीफा दे दिया था। तो ये इस्तीफा देने वाले प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री हैं, इस्तीफा देने वाले। और इनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। अविश्वास प्रस्ताव से पहले ही इन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंप दिया। अगले प्रधानमंत्री कौन बने थे? चरण सिंह। चरण सिंह प्रधानमंत्री बने थे 1979 से 1980 तक ये प्रधानमंत्री बने थे। चरण सिंह ने कभी भी संसद का सामना नहीं किया था। प्रधानमंत्री के रूप में ये संसद में कभी नहीं गए। चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी संसद का सामना नहीं किया। ये कभी संसद में गए ही नहीं, संसद का सामना नहीं किया। कांग्रेस के द्वारा इनसे समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। संसद का सामना नहीं किया। उसके बाद में प्रधानमंत्री वापस बनी थी 1980 में इंदिरा गांधी। चरण सिंह के बाद में कौन बनी थी? इंदिरा गांधी। 1980 से लेकर 1984 तक। तो 1980 से 84 तक इंदिरा गांधी फिर प्रधानमंत्री बनी। और इन्होंने इस काल में, इंदिरा गांधी के काल में भारत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था। और इंदिरा गांधी के इस कार्यकाल में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार भी चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो पंजाब में आतंकवाद को खत्म करने के लिए चलाया गया था, जिसमें स्वर्ण मंदिर में सेना को ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाना पड़ा था। स्वर्ण मंदिर में सिख आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था। उनको हटाने के लिए इंदिरा गांधी के द्वारा ऑपरेशन ब्लू स्टार नामक ऑपरेशन चलाया गया था, जिसके बाद में सिखों में इंदिरा गांधी के प्रति असंतोष उत्पन्न हुआ और उनके 2 सिख गार्डों ने 1984 में इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। तो पद पर रहते हुए तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई इंदिरा गांधी के रूप में। तो इंदिरा गांधी तीसरी ऐसी प्रधानमंत्री थी जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। और इंदिरा गांधी की जब मृत्यु हो गई तो किसको कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया? तो ज्ञानी जेल सिंह जो उस समय राष्ट्रपति थे, उन्होंने किसी को भी कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं बनाया। उन्होंने राजीव गांधी को सीधा भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। तो इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। और उसके बाद में कांग्रेस संसदीय दल ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। इसके बाद में अगले जो प्रधानमंत्री आते हैं वो है राजीव गांधी। राजीव गांधी। इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद में चुनाव हुए थे 1984 में, और चुनाव होने के बाद में राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे 1984 से 1989 तक। और इस चुनाव में इंदिरा गांधी की मृत्यु से एक सहानुभूति की लहर पैदा हुई, जिसमें कांग्रेस ने इतिहास में सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की थी। कांग्रेस ने इस चुनाव में 415 लोकसभा की सीटें जीती थी। राजीव गांधी के समय कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। और राजीव गांधी के इस कार्यकाल में 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। 61वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन दल बदल अधिनियम से संबंधित था। दल बदल से संबंधित था। और 61वां संविधान संशोधन में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे 1989 में वीपी सिंह। इसके बाद में प्रधानमंत्री कौन बने थे? वीपी सिंह। वीपी सिंह ये 1989 में प्रधानमंत्री बने थे और 1990 तक ये प्रधानमंत्री, लगभग साल भर प्रधानमंत्री रहे थे।
वीपी सिंह नेशनल फ्रंट नामक एक गठबंधन के प्रधानमंत्री के रूप में पद पर नियुक्त हुए थे। इनका जो गठबंधन था उसका क्या नाम है? राष्ट्रीय मोर्चा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के प्रधानमंत्री बने थे, या इसको क्या बोलते हैं? नेशनल फ्रंट भी बोलते हैं, नेशनल फ्रंट इनके गठबंधन का नाम था, जिसमें जनता दल पार्टी थी। वीपी सिंह कौन से दल के थे? जनता दल के। और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी ने बाहर से समर्थन दिया था। तो इनके गठबंधन के रूप में जो गठबंधन था उसका नाम था राष्ट्रीय मोर्चा या नेशनल फ्रंट। उसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह बने थे। वीपी सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट क्या थी? जिसमें ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था नौकरियों में। ओबीसी को आरक्षण देने का काम किसने किया था? वीपी सिंह ने। किस आयोग के माध्यम से? मंडल आयोग की रिपोर्ट के माध्यम से। कितना % आरक्षण दिया था? 27%। कहाँ दिया था? नौकरियों में दिया था। ठीक है। और उसके बाद में ये लगभग साल भर प्रधानमंत्री रहे थे। वीपी सिंह पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत में हार गए थे। वीपी सिंह को जब राष्ट्रपति ने कहा कि भाई आप अपना विश्वास मत प्रस्तुत करो, इनके द्वारा जब लोकसभा में विश्वास मत लाया गया तो इनको सदन में या लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। तो विश्वास मत ये हार गए थे। विश्वास मत हारने के कारण इन्होंने इस्तीफा देना पड़ा था। विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, तो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके तो इन्होंने क्या दे दिया? अपना फिर इस्तीफा दे दिया। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, यानी सदन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सके। विश्वास मत के द्वारा सत्ता पक्ष यानी सरकार लोकसभा में अपना बहुमत सिद्ध करती है, लेकिन वीपी सिंह अपना विश्वास मत या लोकसभा में बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। इसके बाद में 2 प्रधानमंत्री और आएंगे जो विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, जिसमें एक हैं देवेगौड़ा 1997 में और उससे पहले, और उसके बाद में 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी एक मत से विश्वास मत हार गए थे, जो ऐतिहासिक रहा था। एक मत से विश्वास मत हारने वाले प्रधानमंत्री कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। और विश्वास मत हारने वाले 2 अन्य प्रधानमंत्री कौन है? जिसमें एक वीपी सिंह है और दूसरे देवेगौड़ा हैं, जो 1997 में विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके। तो आज तक 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं भारत में जो विश्वास मत हार गए थे। एक भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ हो। तो ये आपको फैक्ट दोनों ध्यान में रखने हैं। भारत में कभी भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। और विश्वास मत के हारने पर किन प्रधानमंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा? पहले वीपी सिंह हैं, दूसरे देवेगौड़ा हैं, तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी। 3 प्रधानमंत्रियों ने विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा था। तो वीपी सिंह उनमें पहले प्रधानमंत्री हैं 1990 में। इसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे, इनकी पार्टी थी जनता दल और ये नेशनल फ्रंट के गठबंधन के नेता थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने हैं चंद्रशेखर 1990 से 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और चंद्रशेखर को युवा तुर्क कहा जाता है, युवा तुर्क कहा जाता है। लगभग 1 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद में कौन बने थे? पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव जो 1991 से 1996 तक भारत के प्रधानमंत्री बने थे। नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था। कांग्रेस के पास लगभग 232 सीटें थी, यानी इन्होंने पूरे 5 साल अल्पमत की सरकार चलाई। कांग्रेस के पास कितना बहुमत था? 232 सीटें थी। सरकार बनाने के लिए सीटें चाहिए 272 और इन्हें 232 सीटों के साथ
पूरे 5 साल सरकार चलाई थी। इनको मौनी बाबा कहते थे, ये कभी बोलते नहीं थे और इनके कार्यकाल में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिसमें पहला है भारत में उदारीकरण लागू किया गया था। उदारीकरण की नीति भारत में 1991 में लागू की गई थी और उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत में उदारीकरण लागू किया था, जिसको हम एलपीजी बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण बोलते हैं। उदारीकरण का मतलब है सरकार के उद्योग धंधे निजी क्षेत्र के लिए खोल देना, यानी प्राइवेटाइजेशन कर देना। पहले सारी चीजें सरकार के हाथ में थी और उदारीकरण लागू होने के बाद में नियमों में ढील दे दी गई और सब कुछ बाजार के हवाले कर दिया गया था। और इनके काल में 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन और हुए थे, यानी 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से ग्राम पंचायतों को, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, यानी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ था। संवैधानिक दर्जा इनके कार्यकाल में दिया गया था। तो इन्होंने पूरे 5 साल सरकार चलाई। इसके बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में प्रधानमंत्री बने थे। 13 दिन इनकी सरकार चली, फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा था। इनकी सरकार कितने दिन चली थी? 13 दिन ही। और इनके पास बहुमत नहीं था। इसके बाद में दूसरे प्रधानमंत्री आए थे, देवेगौड़ा, HD देवेगौड़ा। देवेगौड़ा ने सरकार बनाई थी 1996 में और ये भी लगभग 1 साल तक प्रधानमंत्री रहे थे और ये भी विश्वास मत हासिल नहीं कर सके, विश्वास मत प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए इनको इस्तीफा देना पड़ा, नहीं कर सके। और देवेगौड़ा के बाद में प्रधानमंत्री बने थे इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल ये प्रधानमंत्री लगभग साल भर रहे थे, 1997 से लेकर 1998। इंद्र कुमार गुजराल के द्वारा गुजराल डॉक्ट्रिन दिया गया था। भारतीय विदेश नीति के लिए एक सिद्धांत दिया गया था, जिसको क्या बोलते हैं? गुजराल डॉक्ट्रिन। गुजराल डॉक्ट्रिन का मतलब है पड़ोसियों को सहायता करना बिना कुछ उनसे लिए बिना। भाई कई बार आप अपने मित्र की बिना ये आशा किए, बिना ये सोचे कि मुझे बदले में क्या देगा, आप उनकी सहायता कर देते हो। वैसे ही इंद्र कुमार गुजराल ने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया था, जिसमें वो भारत के पड़ोसी थे, जैसे पाकिस्तान मान लो, नेपाल मान लो, भूटान, श्रीलंका, इनको बिना कुछ इनसे लिए इनको आर्थिक सहायता देने की बात की गई थी, इनको सहायता देने की बात की गई थी। उसको बोलते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन। उसके बाद में प्रधानमंत्री बने थे फिर अटल बिहारी वाजपेयी 1998 में। अटल बिहारी वाजपेयी, तो अटल बिहारी वाजपेयी पहले तो कब बन गए थे? 1996 में। पहली बार तो बने थे 1996 से 1996 तक, जिसमें वो 13 दिन रहे थे सरकार में, 13 दिन ही प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा कार्यकाल था 1998 से 1999। इस कार्यकाल में अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से विश्वास प्रस्ताव हार गए थे। एक वोट से विश्वास प्रस्ताव में हार गए थे। इनकी सरकार को एक वोट कम मिला था। ये ऐतिहासिक विश्वास प्रस्ताव था जिसमें एक वोट से ये हारे थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस कार्यकाल में, जो कि 13 महीने का रहा था, पहला कार्यकाल 13 दिन का, दूसरा 13 महीने का रहा था, इसमें इन्होंने भारत में 5 परमाणु परीक्षण किए थे। 5 परमाणु परीक्षण किए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने कितने परमाणु परीक्षण किए थे? 5। 11 और 13 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में 5 परमाणु बमों का परीक्षण किया था। और इसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी एक वोट से हारने के बाद में फिर चुनाव हुए और 1999 से
2004 तक ये तीसरे कार्यकाल में भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री रहे? 3 बार रहे थे। जवाहरलाल नेहरू कितने बार भारत के प्रधानमंत्री रहे थे? 3 बार। इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री 4 बार बनी थी। स्वतंत्र भारत में जवाहरलाल नेहरू 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, 1 बार पहले बन गए थे। इंदिरा गांधी ने 4 बार प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बने थे 2 बार। तो इसके बाद में आते हैं मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इस कार्यकाल में मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का कार्यक्रम चलाया गया था। 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। आरटीआई एक्ट की शुरुआत की गई थी 2005 में, और आरटीई एक्ट बच्चों की शिक्षा के लिए 2009 लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। खाद्य सुरक्षा अधिनियम, जिसके द्वारा गरीब लोगों को अनाज मिलता है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2010 बनाया गया था। इस प्रकार अनेक उल्लेखनीय इनके द्वारा कार्यक्रम किए गए थे। अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था। अमेरिका के साथ क्या किया था? परमाणु समझौता, जिसको क्या बोलते हैं? 1, 2, 3 समझौता। कौन सा समझौता बोलते हैं? 1, 2, 3 समझौता, या इसको हाइड एक्ट भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है? हाइड एक्ट, क्योंकि जिसने समझौते का ड्राफ्ट बनाया था उसका क्या नाम था? हाइड था। और 1, 2, 3 नाम क्यों था? क्योंकि अमेरिका का जो नियम बने हुए थे, जिसमें 1, 2, 3 वाले जो नियम थे, इनके आधार पर ये समझौता हुआ था, इसलिए इसको 1, 2, 3 समझौता भी बोला जाता है। तो परमाणु समझौता 2008 में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुआ था। और इसके बाद में प्रधानमंत्री आते हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, जो अपने आप को क्या बोलते हैं? हिंदू हृदय सम्राट बोलते हैं। इनके कार्यकाल में क्या क्या काम किए गए थे वो आपको याद ही होंगे। इनके कार्यकाल में जीएसटी का अधिनियम लाया गया। इनके कार्यकाल में नीति आयोग बनी 2015 को। योजना आयोग की जगह क्या बनाया गया? नीति आयोग बनाया गया। इनके कार्यकाल में विमुद्रीकरण किया गया। इनके कार्यकाल में धारा 370 को समाप्त किया गया। इनके कार्यकाल में विदेश नीति में पहले पड़ोस का नारा दिया गया। पहले पड़ोस, ये इन्होंने नारा दिया था। और इनके कार्यकाल में और क्या उल्लेखनीय कार्यक्रम हुए हैं? तो ये भारत के प्रधानमंत्री हैं जिनके उल्लेखनीय कार्य और उनके कार्यकाल दिए गए हैं। भारत में 6 ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो कभी न कभी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो कौन कौन से 6 प्रधानमंत्री हैं जो भारत के किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं? देखो, इनको भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। तो एक तो मोरारजी देसाई, जो क्या रहे हैं? चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मोरारजी देसाई चीफ मिनिस्टर रहे हैं। चरण सिंह चीफ मिनिस्टर रहे हैं उत्तर प्रदेश के। मोरारजी देसाई बम्बई के रहे हैं। और वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उसके बाद में देवेगौड़ा कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। तो ये भारत के 6 लोग हैं प्रधानमंत्री। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 लोग भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। एक पीवी नरसिम्हा राव हैं, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो ये 6 ऐसे लोग हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत के उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। तो मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम रहे हैं। चरण सिंह डिप्टी पीएम रहे हैं। ये दोनों उप प्रधानमंत्री के पद पर भी रहे हैं। तो ये इनके बारे में छोटी सी आपको जानकारी थी। और उप प्रधानमंत्री किस किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में रहे हैं? भाई, एक तो जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में पटेल रहे थे। फिर इंदिरा गांधी के कार्यकाल में मोरारजी देसाई रहे थे। और मोरारजी देसाई के कार्यकाल में कौन रहे हैं? जगजीवन राम और चरण सिंह उप प्रधानमंत्री रहे थे। फिर चरण सिंह के कार्यकाल में कौन रहे थे?
YB चौहान भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और उसके बाद में VP सिंह और चंद्रशेखर के कार्यकाल में चौधरी देवीलाल भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। और फिर अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में लाल कृष्ण आडवाणी भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इन प्रधानमंत्रियों के काल में उप प्रधानमंत्री भी पद पे रहे। भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री शब्द कहीं नहीं लिखा गया, कोई प्रावधान नहीं है। जब जब उप प्रधानमंत्री राजनीतिक कारणों से बनाए जाते हैं, जब केंद्र में प्रधानमंत्री कमजोर होते हैं तो उनको राजनीतिक कारणों से उप प्रधानमंत्री बनाने पड़ते हैं। संविधान में उल्लेख नहीं है, किसी विधि में उल्लेख नहीं है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही होता है, उतनी सुविधा मिलती है, वही वो शपथ लेता है। संविधान में कहीं उप प्रधानमंत्री का उल्लेख नहीं दिया हुआ है। उप प्रधानमंत्री एक कैबिनेट मंत्री की तरह कार्य करता है। अब प्रधानमंत्री से संबंधित एक दो बातें और थी जो छूट गई हैं, जो महत्वपूर्ण भी है। भारत में PMO का नाम सुना होगा आपने, प्रधानमंत्री ऑफिस। तो प्रधानमंत्री ऑफिस पहले उसका नाम था प्रधानमंत्री सचिवालय। PMO का पहले क्या नाम था? प्रधानमंत्री सचिवालय था। और प्रधानमंत्री सचिवालय का स्थापना भारत में 1947 में हुई थी। प्रधानमंत्री सचिवालय, प्रधानमंत्री सचिवालय क्या काम करता है भाई? प्रधानमंत्री को सहायता और सुविधाजनक बनाता है, प्रधानमंत्री के कार्य को सुविधाजनक बनाता है, उनको कार्यों में सहायता देने का काम करता है, जिसमें बहुत सारे IAS अधिकारी होते हैं और प्रधानमंत्री का मुख्य सचिव भी उसमें होता है। तो प्रधानमंत्री का जो ऑफिस होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री सचिवालय बोलते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1947 में हुई थी। और उसके बाद में 1977 में जब मोरारजी देसाई बने थे तो इसका नाम बदल के क्या हो गया? PMO हो गया, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसका नाम हो गया। कब? 1977 में। किसके कार्यकाल में? मोरारजी देसाई के कार्यकाल में प्रधानमंत्री सचिवालय का नाम क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, या शॉर्ट में क्या बोलते हैं? PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस।